नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग सबको मालूम है। अब आतंकी संगठन हमास के हमलों के बाद इज़राइल ने उस पे कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। गाज़ा बेल्ट को खाली कराना है, यानी कि मुसीबत की जड़ को मिटाने की बात की गई है इज़राइल की ओर से। इससे हमास का खात्मा तय माना जा रहा है और इसी बीच आतंकी हमास के समर्थन में दुनिया भर के मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं, वो भी आ गए हैं, इस पे भी बात करते हैं। और इसमें भारत भी शामिल है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएनयू और जामिया के समेत कई और संगठन हैं जो हमास के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और उन्होंने आज आज की तारीख में यानी कि जुम्मे के दिन उन्होंने जुलूस प्रदर्शन निकाले। इसी पे आज बात करते हैं कि क्या गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा कर पाएगा इज़राइल? क्या ये इतना आसान है? मेरे आज के मेहमान हैं, उनको भी मैं अपने साथ जोड़ लेती हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपके जाने-पहचाने हैं, आप इन्हें जानने लग गए हैं, मिस्टर केसी गुप्ता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। सर, शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और थैंक यू। सवाल ये है कि गाज़ा पर कब्ज़ा करने में इज़राइल कितना कामयाब होगा? देखिए, इज़राइल की जो सैन्य शक्ति है, उसके चलते गाज़ा पर नियंत्रण करना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी। पर प्रश्न ये है कि क्या इज़राइल ऐसा करना चाहेगा? वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, उनके प्रधानमंत्री ने कहा है, उनके रक्षा मंत्री ने भी कहा है, वो ये है कि हमने तो इसको हमास को बिल्कुल मिट्टी में मिला देना है, उसको नेस्तनाबूद कर देना है। हुँ, हुँ। यानी वो उसे केवल जीतने भर की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमास को हमने बिल्कुल ही खत्म कर देना है। अब रहा बात गाजा पट्टी पर कब्जा करने का, तो जहां तक इज़राइल की सैन्य क्षमता का प्रश्न है, 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी जी। और इसकी स्थापना से अगले ही दिन ये जो इसके पड़ोसी जितने भी हैं, मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, इन सब ने एक साथ हमला कर दिया था तीनों दिशाओं से। एक तरफ तो समंदर है, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब तीनों दिशाओं से उन्होंने हमला कर दिया था। और इज़राइल ने अपने अकेले के दम पर उस वक्त जो फ़लस्तीन का 80% भूभाग था, उस पर कब्जा कर लिया था हुँ, उन हुँ। दिनों, 1948 में। उसके बाद तो इज़राइल की ताकत बहुत बढ़ गई है। हुँ, हुँ। और फिर वहाँ जो सिविल पॉपुलेशन रहती है, जी, जी। 14 लाख से कुछ ज़्यादा लोग हैं फ़लस्तीनी जी, जो रह रहे हैं। जी। आज भी बेसिक बुनियादी सुविधाएं इज़राइल उनको देता है। इज़राइल की तकलीफ सिर्फ ये है कि वहाँ पर जो ये हमास आतंकवादी संगठन ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं, ऐसे-ऐसे बंकर उन्होंने बना लिए हैं और उन्हीं बंकर्स के भीतर से ही वो लोग हमला कर रहे हैं। और ये जो सिविल पॉपुलेशन है, जो सामान्य आबादी है, उन्हीं के बीच में कितनी सारी बिल्डिंगों पर उनका कब्जा है और जी। उसमें अंडरग्राउंड बंकर उनके बने हुए हैं। हुँ, उनके हुँ। गोला, हथियार, बारूद सब वहीं पर हैं। तो इज़राइल का टारगेट है हमास। हुँ, हुँ। और आपने टीवी पर भी देख रहे होंगे कितना प्रिसीजन उनके टारगेट हैं, वो उसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहे हैं जी। जिनके बारे में उन्हें खबर है कि वहां पर हमास के अड्डे हैं, उनके हुँ, हुँ। कमांडर्स के हैं, उनके गोला बारूद हैं। तो हुँ, वो हुँ। चुन चुन के उन्हीं सब ठिकानों को निशाना अपना बना रहे हैं जहां पे हमास हमास की किसी भी किस्म की मौजूदगी होने का उनके पास सूचना है। जी। तो बाकी गाजा पट्टी लेके करेंगे भी क्या? वो जो सिविल उनकी पॉपुलेशन है, उनकी बेचारों की अपनी कोई इकोनॉमी नहीं। वो वाकई बेचारे हैं। उनके राष्ट्रपति हैं अब ये महमूद अब्बास, वो तो हुँ, कहीं हुँ। पिक्चर में है ही नहीं, हालांकि वो चुने हुए राष्ट्रपति हैं फलस्तीनियों के, पर वो कहीं पिक्चर में है नहीं, बिल्कुल पावरलेस है, उनकी कोई से नहीं है। तो सारी से है हमास की, वही ताकत है और वो आतंकवादी है। उनके जी। साथ कुछ समझौता वार्ता
इजराइल का हो नहीं सकता, उसने उनको खत्म करने की कसम खाई है। जी। तो आपके सवाल का संक्षेप में मेरे पास जवाब ये है कि इजराइल में ये कैपेबिलिटी है कि वो हमास को खत्म कर दे और फिर गाजा पट्टी पर भी पूरा नियंत्रण कर ले, जैसे कि वो पहले बहुत सारी टेरिटरीज इनकी लेता आया है। हुँ, हुँ। लेकिन इजराइल का अपनी तरफ से उनके ऊपर आगे कब्जा करने का कोई दिलचस्पी होने का कारण नहीं है। हाँ, हमास को उसने जरूर नेस्तनाबूद कर देना है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इज़राइलियों की एक ख़ासियत और भी है, शायद से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा। उनके डीएनए में एक चीज़ शामिल है, वो बदला ज़रूर लेते हैं हाँ, बिल्कुल वही तो ले रहे हैं। और अब उनके सामने चुनौतियाँ क्या हैं, ज़रा आपके ख़्याल से? देखिए, चुनौतियां ये है, पहले बात तो कोई भी युद्ध अपने आप में चुनौती है। उसमें इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा ताकतवर हैं कि कमजोर हैं, जी, जी। क्योंकि युद्ध में तो विनाश होता जी। है। अब यह अलग बात है कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है। हमास ने पहल की, हुँ, हुँ। 5,000 रॉकेट दाग दिए अचानक, जी। और फिर 1,000 हथियारबंद उन्होंने अपने आतंकवादी भेज दिए, जिन्होंने उनकी सिविल पॉपुलेशन को मारा, बलात्कार किए, बड़ी जी, बुरी हालत की, बड़ी बुरी दुर्दशा हालत की, की। बच्चों के सर काटना, जी। महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी वगैरह हुँ, वगैरह। हुँ। तो ये सब उन्होंने किया। ये इजराइल ने चाहा नहीं था, और इजराइल ने उन्हें प्रोवोक भी नहीं किया था कितने वर्षों से। पर ये उनके सर पे आ गया, तो उनको अपने आप को डिफेंड करना है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनको आत्मरक्षा का अधिकार है, अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार उनका है। तो वही वो कर रहे हैं। अब हम इस युद्ध में जब आगे का देखें, क्योंकि अभी तक बहुत भयंकर विनाश इजरायलियों ने किया है। हमास के जो कंट्रोल किए हुए क्षेत्र हैं, खासकर गाजा पट्टी का जो इलाका है, जी, तो ज्यो ज्यो युद्ध बढ़ता जाता है और ये जी। कैजुअलिटीज बढ़ती जाएंगी, और इजरायली इस बात का बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहे हैं कि हमास के लोगों को मारने के साथ साथ कितनी कोलेटरल डैमेज हो रही है। यानी कि जो निर्दोष दैट इज़ सिविल देयर वो पॉपुलेशन तो है, बट वो ऑब्वियस है ना, कितनी वो तो। तादाद में मारे जा रहे हैं। हुँ, हुँ। उनको किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जब उनके घर ढहा दिए गए हैं, डिमोलिश कर दिए गए हैं, वहां पर बिजली और पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद है। तो किन हालात में जी रहे हैं, इन बातों का इसराइल को लिहाज नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई हम तो युद्ध में है। और जी, उन्होंने ये भी कहा है, जिन लोगों ने कहा कि भाई युद्ध के भी तो नियम होते हैं, जिनेवा कन्वेंशन वगैरह है। ऑब्वियसली। उनके उनके एक मंत्री का कहना था कि अगर मेरे घर की किचन में मिसाइल रखी है, हुँ, तो मुझे बताइए मैं उसको कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा। उस वक्त हुँ। आप ये तो नियम नहीं लागू कर पाएंगे, बिकॉज गाजा इज टू क्लोज टू इसराइल। तो या कोलेटरल डैमेज का भी, क्योंकि अब एक बिल्डिंग में तो हमास का अड्डा है, और उससे बाजू वाली बिल्डिंग में सिविल जनता रहती है। हालांकि जैसा मैंने अभी कहा कि इसराइल के पास वो कैपेबिलिटी है प्रिसीजन टारगेट बॉम्बिंग की है, और वो इतनी उन्नत तकनीक उनके पास है कि जो बंकर में भी छुपे हुए हैं, 5 मीटर तक, 10 मीटर तक भी जो छुपे हुए हैं हमास के आतंकवादी, वो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बम उनके पास हैं कि बम जब वो छोड़ते हैं, पहले सरफेस पे गिरता है, सरफेस पे गिरने से एकदम नहीं फट जाता है, कुछ समय हुँ, लेता हुँ। है, और उतने समय में वो अपने आप नीचे चला जाता है। ऐसी टेक्निक है उनकी। आपको शायद ध्यान होगा कि कारगिल के युद्ध में जब हमें भी दिक्कत आ रही थी, हमारी एयरफोर्स के जी, पास ऐसे ये प्रिसीजन टारगेट के बॉम्ब्स नहीं थे। जी। तो उस समय इसराइल ने हमारी मदद की थी, उन्होंने उनको ये बॉम्ब प्रोवाइड किए थे। और जो पाकिस्तानी उन पहाड़ियों की चोटियों पे बने हुए बंकर्स में छुपे हुए थे, उनके गुफाओं में छुपे हुए थे, उनको मारने का काम इन्हीं बॉम्ब की सहायता से किया था। तो इसराइल की कैपेबिलिटी के बारे में, मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज्यो ज्यो वक्त गुजरेगा और सिविल पॉपुलेशन जो सफर कर रही है, उनके जो दुख दर्द और तकलीफें हैं, तो उनको लेकर के जो दूसरे अरब देश हैं, निश्चित रूप से वो एजिटेट होंगे।
अभी तक तो किसी ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, लेकिन वो कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? आज नहीं तो कल, और जैसे हुँ, हुँ। तस्वीरें और सामने आएंगी, मीडिया में बातें आएंगी कि वहां के बच्चे, वहां की औरतें किस तरह से वो भी सफर कर रहे हैं, तो ये लोग अपनी चुप्पी कब तक मेंटेन कर पाएंगे? हुँ, हुँ। ये विरोध करेंगे। लेबनान में जो वो आपके हैं हिजबुल्लाह, वो तो ऑलरेडी अटैक करने के लिए कह रहे हैं, और कुछ हाँ। रिपोर्ट के हिसाब से तो उन्होंने ऑलरेडी अटैक कर भी दिया है। ईरान अभी सीधे सीधे युद्ध में दाखिल नहीं हुआ है, हुँ, लेकिन हुँ। जिन शब्दों में खमैनी साहब ने जो तारीफ की है हमास की, हुँ, हुँ। कहा है कि मेरा तो दिल करता है मैं उनका हाथ चूम लूं। यानी आतंकवाद के समर्थन में इस हद तक वो मौजूद हैं कि वो उनका हाथ चूमने की बात कर रहे हैं। तो एक खतरा ये भी, चुनौती ये भी इजराइल के सामने है कि ऐसा ना हो कि ईरान जैसी पावर, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने के उसमें लगे हुए हैं, अब कितनी दूर तक पहुंचे हैं कि उन्होंने वाकई कोई न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, कर लिया हुँ, है, हुँ। बातें भी चल रही हैं, तो हम एग्जैक्टली नहीं जानते स्टेटस क्या है। हुँ, लेकिन हुँ। ईरान जैसी बड़ी पावर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है। फिर जी। सऊदी अरब जैसा अत्यंत महत्वपूर्ण जो अरब देश है, हुँ, हुँ। पिछले कुछ समय से इनकी समझौता वार्ता चल रही थी, इसराइल की और सऊदी अरब की। व्यापार के बारे में बातें होने लगी थी कि हुँ, शांति हुँ, हुँ। होगी, कब तक लड़ेंगे। तो ये जो स्थिति यदि यदि आगे बढ़ती है हुँ, हुँ। फलस्तीन और इसराइल के हुँ, कॉन्फ्लिक्ट हुँ। की, तो वो जो शांति वार्ता वो खटाई में पड़ जाए। जी। कहने का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व की जो क्षेत्रीय जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, उसके हुँ, हुँ। ध्वस्त होने के आसार हैं। और वैसी स्थिति में उसको डिफेंड करने वाला इजराइल अकेला ही होगा। जी। दूर से अमेरिका उसकी पीठ पे जरूर है, उन्होंने जैसे अपना एक वारशिप भेज दिया है, दूसरा जी। वारशिप भेजने की भी बात है। हुँ, हुँ। लेकिन इस क्षेत्र में, इस रीजन में, वो चाहे सीरिया हो, चाहे आपका ये हिजबुल्लाह है लेबनान में बैठे हुए हैं, जॉर्डन है, अब हुँ, हुँ। इजिप्ट के साथ वैसे उनका समझौता है। जी। अब वो कब तक टिकेंगे, अगर ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो हम नहीं जानते। तो चुनौतियां साफ ये दिखाई दे रही हैं, यदि यह युद्ध इसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है, जहां पे फलिस्तीनियों के ऊपर और ज्यादा अटैक होते जाते हैं, तो इसराइल के सामने जो उसके पड़ोसी देश हैं उनकी ओर से चुनौती आएगी, नंबर एक। नंबर दो, जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के जो पैरोकार हैं, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी देखिए, उनके समर्थन में, हमास के समर्थन में लोग हैं, वो वहां भी जुलूस निकाल रहे हैं। आपने भारत का जिक्र किया, तो जी। भारत अकेला नहीं है, दुनिया भर के बहुत सारे देशों में है जो उनके समर्थन में है। नहीं, यानी सीधे तौर पे बोलते हैं कि हम फलस्तीनी। दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है हमास को। अ, हाँ, जी। तो वो भी चुनौती इनके सामने आने वाली है। वो इससे बढ़कर जो चुनौती मुझे, आई मीन जिसकी मुझे आशंका है, जो हो सकता है, अभी तो नहीं हो रहा। देखिए, कुछ समय पहले जो जुडिशरी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नेतान्याहू जो इनके हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री हैं इनके साथ, तो उस समय ऐसा नजर आ रहा था कि इजराइल भीतर से दो धड़ों में बंट गया है। पोलराइजेशन, एक ऐसा मानते थे कि हुँ, एक हैं हुँ। जो नेतन्याहू के पक्षधर हैं, दूसरे हैं जो जुडिशरी को अपनी पावर देने के पक्ष में थे। और राजनीति में तो हर जगह होता है, वहां भी जो विपक्षी दल थे वो नेतन्याहू की आलोचना कर रहे थे। जी। तो ये चुनौती थी इंटरनल डिसेंशन की, आंतरिक असंतोष की। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और देशभक्त भी मैं कहूंगा बहुत बड़े हैं, तो नेतान्याहू साहब ने विपक्षी दलों को भी अपने में मिला करके एक उन्होंने राष्ट्रीय सरकार बना ली है। तो ऐसी स्थिति में ये संभावना आज के दिन तो नहीं है, यानी जो हो सकती थी उसका समाधान उन्होंने बड़ा क्विकली निकाल लिया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और विपक्ष ने भी उनका पूरा साथ दिया, समर्थन किया है। अब वो जी। देश एज ए सिंगल यूनिट लड़ हुँ, रहा हुँ। है, तो उनमें आपस में जो भी मतभेद होंगे वो बाद में सुलटाते रहेंगे, लेकिन इस युद्ध के समय पे तो वे एक हैं। लेकिन जैसा कि होता है, आज भी कुछ तत्व इजराइल में भी ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं, जो यहां तक कहते हैं कि उनके धर्म के अनुसार उनको ये सब नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। भिन्न भिन्न लोग हैं। तो हालांकि आज इस विचारधारा के लोग बहुत ही
कहना चाहिए नगण्य संख्या में है, हुँ, लेकिन हुँ। युद्ध आगे बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, जब महिलाओं बच्चों की तकलीफों की बात आएगी, तो कौन जाने उनके भी पक्ष लेने वाले इनके अपने देश में ना कुछ पैदा हो जाएं। तो ये चुनौतियां हैं कुल मिला के, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। आपने सही कहा कि वो कैपेबल हैं, इच्छा शक्ति है, लेकिन अ, एक चीज़ और देखने की है कि और भी बहुत कुछ चाहिए होता है युद्ध के लिए, आप समझ रहे हैं। तो वो सब कुछ इज़राइल मुहैया करवाने की स्थिति में है। हाँ जी, बेशक है। हालाँकि उनके मतलब वो पास तो मिलिट्री, स ब बहुत बड़ा वाला सप्लायर है हथियारों का, लेकिन अब जो स्थिति बनी हाँ, हुई है, उनका जो अब मिलिट्री हार्डवेयर है वो दुनिया के सबसे उन्नत जो हुँ, हुँ। मुल्क हैं उनके बराबर का है। हुँ, हुँ। लेकिन साथ में यह है कि एक छोटा देश है, और छोटा देश होने के नाते बहुत उन्नत होने के बावजूद हुँ, हुँ। इकोनॉमिक इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा देर सबेर। आखिर जो वे हथियार हैं और उनकी वेरी जो ऑब्वियस। मैन पावर है, जो उनके फौजी हैं, अनलिमिटेड तो नहीं होते। हुँ, हुँ। तो एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि उनको भी इनकी कमी महसूस हो। हालांकि अभी दूर की बात लगती है, क्योंकि उनके सामने जो हमास है वो भी तो, उनके भी तो रिसोर्सेज फिर लिमिटेड हैं, इनसे हुँ, शायद ज्यादा हुँ। लिमिटेड हैं। उसका असेसमेंट ठीक ठीक सामने नहीं आता है, क्योंकि वो सीक्रेटिव टेररिस्ट हुँ, ऑर्गेनाइजेशन हुँ। है। इजराइल को इसमें एडवांटेज ये है कि उनके सर पे अमेरिका का हाथ है, बिना किसी इफ एंड बट के। अनकंडीशनल एंड फुल सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका इज समथिंग व्हाट मेक्स इजराइल इनविंसिबल। उनको अजय बना देता है वो। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो फौजी है, ये जो मैन पावर है, वो तो अमेरिका नहीं दे रहा, ना देगा कभी। वो तो इनके अपने ही लोग हैं ना। अभी देखिए, इन्होंने 2 लाख तो रिजर्विस्ट, जो रिजर्व में अपने रखते हैं, जो लोग सिविल का काम करते हैं लेकिन वो कभी भी बुलाया जा सकता है, ऐसे अनुबंध उनके रहते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स रहते हैं। तो जी। उनको उन्होंने साउंड कर दिया है कि भैया आ जाइए, कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। जो इनके युवा बाहर विदेशों में थे वो सब अब वो लौट के सब आ लौट रहे रहे हैं, हैं। काफी आ गए हैं। जी। तो देखिए, मृत्यु ऐसी है, किसी भी व्यक्ति की है, उसके परिवार वालों को चुभती है। मैं फिर दोहराऊंगा कि इजरायलियों की जो देशभक्ति का स्तर है वो दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर जी। का है। यहाँ तक कि हम कहेंगे अपने भारत के भी कंपैरिजन में ऊंचे लेवल का है। उसके लिए वो जी। लोग बड़े से बड़ा बलिदान देने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आखिर कब तक, एंड फॉर व्हाट। बदला लेने की बात थी, वो बात तो पूरी हो गई है। जितना हुँ, इन्होंने हुँ। मारा था उससे ज्यादा इन्होंने हमास को मार दिया। हुँ, हुँ। लेकिन अब उनका तो घोषित उद्देश्य ये है कि हमने उसको नेस्तनाबूद करना है। इसके साथ मैं फिर तीसरी बार शायद ये बात कह रहा हूं कि जब महिलाओं और जी। बच्चों की दुर्दशा मीडिया में हाईलाइट होगी, दुनिया भर में हाईलाइट होगी, तो एक प्रेशर तो इजराइल की सरकार पे आएगा। वो बाहर से तो आएगा ही आएगा, कुछ क्वार्टर्स में अंदरूनी भी आ सकता है। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ह्यूमन के ऊपर होते हैं ना। मतलब वहाँ तो अब मतलब जानवर भी देख लेता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वहाँ तो कोई कुछ देख ही नहीं रहा। तो ह्यूमन राइट्स तो बहुत बाद की बात है, ह्यूमन्स के लिए हैं ह्यूमन राइट्स। वहाँ इस बात को तो सब भूले बैठे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे, उनकी मतलब जो तस्वीरें हैं, दिल को दहलाती हैं हाँ, और बिल्कुल। सबके सामने सब कुछ है। एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, आज P20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अब दुनिया को एहसास हो रहा है कि टेररिज़्म दुनिया के लिए आज कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज़्म जी, चाहे कहीं भी होता है, किसी भी वजह से हो, उसका कोई भी कारण हो, कोई भी उसका रूप हो, लेकिन वो मानवता के खिलाफ होता है। ऐसे बिल्कुल। में उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। एक तो टेररिज़्म को लेकर के बड़ी सख्ती बरतनी होगी, दूसरा ये कि टेररिज़्म को
डिफाइन करना होगा। हम्म। उसकी परिभाषा एक्चुअली क्या है? एंड जो मैं बात आपसे जानना चाह रही हूँ ये है कि इस पूरे युद्ध में भारत की स्ट्रेटजी इज़राइल के लिए क्या होगी? देखिए, पहले तो हम टेररिज्म पे बात करें, जो आपने एग्ज़ैक्टली। प्रश्न जी, पूछा है, जी, जी। और जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जी, जी। टेररिज्म दुनिया के किसी भी भाग में, किसी भी रूप में हुँ, स्वीकार्य हुँ। नहीं हो सकता। किसी भी सभ्य समाज को, सभ्य देश को, सभ्य व्यक्ति को ये एक्सेप्टेबल जी, नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। समस्या वहां आती है, जो आपने उसके साथ ही जुड़ी हुई बात थी, कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। जी, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब एक सवाल रखा है दुनिया के सामने। देखिए, मोदी जी की बात बिल्कुल अ, बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए शायद वो मतलब उनका जो लेवल है, दुनिया के जो टॉप मोस्ट नेता हैं, उनमें है। आज उन्होंने ये बात जो कही है कि इसकी परिभाषा जो है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि जब अमेरिका में टावर गिरते हैं तब बात कुछ और होती है। हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तब परिभाषा कुछ और थी। आज इज़राइल परिभाषा कुछ और है। तो मतलब टेररिज़्म की को जो इसकी जो डेफ़िनेशन है वो एक बन जानी चाहिए, ताकि फिर उस पे काम किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जो मोदी जी ने जो P20 में बात कही है, वो मुझे तो बहुत ही जानदार लग रही है। आप बताइए? नहीं, जानदार बेशक है, लेकिन जो आतंकवाद की परिभाषा है, हुँ, ये रिलेटिव है, सापेक्ष है। हुँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ खड़े हैं। एक ग्रुप या एक समुदाय का जो क्रांतिकारी है, जो फ्रीडम फाइटर है, वो दूसरे समुदाय के लिए आतंकवादी हो जाता है। हुँ, हुँ। आप कहाँ खड़े हैं? इस संबंध में सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे पूजनीय भगत सिंह जी का है, उनके साथियों का, ऑफ कोर्स। वो हमारे लिए नेशनल हीरो हैं। जी, पूरे भारत में इतना सम्मान है उनका। जी, जी, बहुत कम भारतीय ऐसे होंगे जिनको इतना सम्मान इस देश ने दिया होगा, क्योंकि उनकी जो जी। स्पिरिट थी, उन्होंने इतनी यंग एज में अपना जीवन बलिदान कर दिया। हुँ, हुँ। तो हमारे लिए वो शहीद आजम हैं, बहुत बड़े ऑफ़ फ्रीडम कोर्स, फाइटर्स थे, ऑफ़ कोर्स। ऑफ कोर्स। लेकिन अंग्रेजों की नजर में वो क्या थे? अंग्रेज सरकार की नजर में वो आतंकवादी थे। अब ये कश्मीर की बात लीजिए, ये टाइगर मैनन और न जाने दूसरे कितने सारे लोग, कभी किसी जमाने मकबूल भट्ट, जिनको भारत की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पूरी तरह से ट्राई करके, इनका ट्रायल हुआ, मुकदमा चला, उनको अपील के सारे मौके मिले, और हर जगह से साबित होता चला गया कि हाँ साहब, ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। और उस सारी प्रक्रिया का पालन करने के बाद जब इनको फांसी पर लटकाया गया, तो उनके पक्ष में और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानने वाले लोगों की भी एक अच्छी खासी संख्या कश्मीर में है, जिन्होंने अफजल की फांसी का विरोध किया। और आपको याद होगा कि जेएनयू तक में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में स्थित जेएनयू तक में कैसे कैसे नारे लगे थे कि अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, वगैरह वगैरह। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ से खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं। एक बात ये। तो कंसेंसस यदि हम कहें कि भी एक ऐसी सर्वमान्य परिभाषा आतंकवाद की इवोल्व हो जाएगी, तो उसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। डिस्पाइट वट एवर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन उनकी बात का भावार्थ ये है, वो प्रकारांतर से पश्चिम के उन देशों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, जो आतंकवाद को सिलेक्टिवली देखते हैं। जी। आपने उदाहरण दिया कि 9/11 आतंकवाद है, हुँ, यहाँ पे जो अटैक हुआ हमास का, वो आतंकवाद है। हुँ। लेकिन यदि कोई ये कहता है कि साहब कश्मीर में जो हो रहा है वो तो आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बात वहां गलत हो जाती है। तो उनका कहने का यह है कि इस तरह का भेदभाव मत कीजिए।
आतंकवाद आखिर आतंकवाद है, और ये बड़ा सिंपल है इसकी परिभाषा में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसके लिए भाई लंबे चौड़े विद्वानों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो जी, व्यक्ति अनऑथोराइज्ड आपको मारता है, हिंसा करता है, सिर्फ इसलिए कि आप किसी एक खास समुदाय से संबंध रखते हैं, ये आतंकवाद है। जी, जी। अब दूसरी बात जो आपने की कि भारत के सामने चुनौतियों की, भारत की क्या भूमिका इस युद्ध भारत में की हो क्या सकती है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी स्ट्रेटजी। इज़राइल के लिए? हाँ, इस स्ट्रेटजी जिसकी आपने बात की। जी। तो देखिए, प्रत्यक्ष भूमिका तो भारत की कोई है ही नहीं, हम तो दूर बैठे हैं, सिवाय उनके प्रति हमदर्दी और समर्थन का इजहार करने के, जो भारत ऑलरेडी कर चुका है। हुँ, हुँ। हमारे प्रधानमंत्री ने शुरुआत में बड़े साफ शब्दों में कह दिया था कि भी आतंकवाद है, गलत है, और हम इसकी निंदा करते हैं, किसी भी रूप में आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है, और संकट की इस घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जी, जी। तो साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें कोई हथियार देंगे या फौजें देंगे, ये केवल एक इमोशनल सपोर्ट है, ये मॉरल सपोर्ट है। उतना भरी भारत कर सकता है और वो कर रहा है। देखिए, यही बहुत होता लेकिन है कि चुनौती कुछ इसकी दूसरी है, जी, जी। और चुनौतियां ये हैं कि ये इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और हमारे भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है, जो इस तरह के प्रश्नों को भी संप्रदाय की नजर से देखते हैं। जी। हमारे भारत का तो इतिहास रहा है, हुँ, हुँ। यानी कि जब वो क्या था, खिलाफत के विरुद्ध जब ये अंग्रेज लोग उसको खत्म करने पे आमादा थे, मैं 1921 उस समय की बात कर रहा हूँ। जी। तो वो तो अंग्रेजों के, और जो टर्की में उस वक्त थी उनकी खिलाफत की सीट, उनके बीच में संघर्ष था। और हमारे यहाँ मोपला में इतने भयंकर दंगे हो गए, कितने लोगों को इन्होंने मार काट दिया, हुँ, मुस्लिम हुँ। लोगों ने जो उस वक्त। और अंग्रेजों ने कहा कि ये तो खाली विद्रोह है, मोपला रिबेलियन, हुँ, हुँ। दंगे की वजह। भाई तुम्हारा क्या लेना देना, टर्की से तुमको क्या लेना देना? लेकिन नहीं साहब, कोई भी प्रश्न है। इसी प्रकार डेनिश कार्टून की मुझे याद आती है, हुँ, हुँ। उस वक्त जो कंट्रोवर्सी हुई, उसमें हमारे यूपी के उस वक्त के मंत्री जी क्या फरमाते हैं कि जो उसका सर काट के लाएगा मैं उसको 51 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो भाई तुमसे क्या मतलब है, तुम यार एक तटस्थ देश के, जी। एक राज्य के मंत्री हो, जरा जिम्मेदारी से बात करो। लेकिन नहीं करते। इसी प्रकार से अभी जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, इन रिटेलिएशन ऑफ व्हाट हमास डिड टू इजराइल, उसका समर्थन करने वाले लोगों की भी यहाँ कमी नहीं है। दो एक उदाहरण जी। आपने दिए हैं कि जो एएमयू में हुआ, उदाहरण के जी, तौर पे, जी। जी, जी, मैं उसी और सवाल पे जो आ है, रही थी। हाँ, तो और लोगों ने जो अपने समर्थन का इजहार किया है। तो ये हमारे सामने चुनौती है कि ये अगर देखिए, अगर बढ़ता है ये मामला, अगर फलस्तीनियों की जो सिविल पॉपुलेशन को और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और पड़ेगा ही, अगर हमास ने सरेंडर नहीं किया, जो बंधक इजराइल के बनाए हैं उनको नहीं छोड़ा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल तो अपनी शक्ति बढ़ाएगा ही, और इजराइल की शक्ति बढ़ेगी, आतंकवादी हैं उनको मारेगा, उनके समर्थकों को मारेगा, और जो भाई ये सिविल पॉपुलेशन है जिनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है इस लड़ाई में, उनकी तकलीफें बढ़ेंगी। हुँ, हुँ। उसके साथ साथ भारत में जो इसकी प्रतिक्रिया होने वाली है, कुछ जो स्वयंभू नेता इस्लाम के स्वयं को मानते हैं, जी, जी। और उनमें से बहुतों का तो एजेंडा ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने का है। आज कांड तो कर दिया वो है। जब प्रॉब्लम क्रिएट करने पे आएंगे, जी, तो जी। ये भारत के सामने चुनौती होने वाली है, हमारे सरकार के सामने चुनौती होने वाली है। उन्हें जी, बड़ा जी। अलर्ट रहना। जी, मैंने जो आपसे स्ट्रेटजी तो फिर भाई ये विजिलेंस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, हमारी सरकारें हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार और जो संबंधित राज्य सरकारें हैं, हालांकि कांग्रेस के रेजोल्यूशन को देखते हुए तो उनसे उम्मीद कम है जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं। ये जी, एक जी। डर, एक आशंका का कारण है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, उनको समझ में आएगा कि भाई दूसरों के झगड़े में अपने घर को क्यों चलाएं। जी। तो ये बात है।
भारत में जुम्मे के दिन यानी कि फ्राइडे को उम्माह का जिन्न जो था फिर से दिखाई दिया और हमास फ़लस्तीनियों के समर्थन में अल्लाहू अकबर के नारे भी हम्म, लगे और इज़राइल के हम्म, विरोध में कट्टरपंथी और वामपंथी जो भी थे सब सड़कों पे निकले। तमाम जगहों पे आज प्रदर्शन हम्म। हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी हुए हैं। अ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ है, इधर जेएनयू में हुआ है। तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तक रहे तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं भाई डेमोक्रेसी है, उनके अपने विचार है। दिक्कत वहां है जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सीमा रेखा से आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज। अभी हमने प्रधानमंत्री की बात की कि वो आतंकवाद को जी। किस तरीके से देखते हैं एंड हमास हमास एक पूरा पैकेज है नहीं आतंकवाद का, उसको ये हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या चाह रहे हैं? इन्हें क्या चाहिए? इन्हें भारत में क्या चाहिए? हमास चाहिए क्या? इन्हें भारत में अस्थिरता चाहिए, सीधी सी बात है। ये वो तत्व हैं जिनके अपने ग्रजेस हैं, जो गजवाए हिंद जैसे सपने देखते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो ज्यादा फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं, ज्यादा कट्टर लोग हैं। हुँ, उनका हुँ। सपना तो गजवाए हिंद का है, हुँ, हुँ। जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। सवाल ही नहीं। कुछ लोग हैं जो इनमें कुछ लोग हैं इनमें जिनकी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन है, राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इस फंडामेंटलिस्ट सोच को बढ़ा के उन्हें मुस्लिम तबके का, उनके क्लर्जी का, उनके जो मुल्ला मौलवी हैं, हुँ, उनका हुँ। समर्थन मिलेगा तो भाई वो नेता बन जाएंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फलस्तीनियों का समर्थन प्रकारांतर से हमास का समर्थन जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है, ये उसका फॉल आउट भी है। जी, ऑफ़ कोर्स। यानी कि जो देखिए, जब एक जगह आंच लगती है, आग लगती है, जी। तो उसकी आंच आसपास तो जाती है, बात समझ में आती है। जब कांग्रेस ये रेजोल्यूशन पास करती है, वो हमास के टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंडेम नहीं करती है। भाई फिलिस्तीन की आम जनता से किसको तकलीफ है? हमें तकलीफ नहीं है। भारत हमारी आज भी जो ऑफिशियल पॉलिसी है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। खुद मोदी जी 2018 में वहां जाके आए हैं। हुँ, हुँ। और आज भी, चूंकि अब वो बैलेंस की इस घड़ी थोड़ी बाद में आती है, तो अभी तो ये कि जो सही है तो इसलिए इसराइल के समर्थन में खुल के कहा है। लेकिन भारत की घोषित नीति यही है जी, कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। उनकी फेलियर ये एग्ज़ैक्टली, है फलस्तीनियों की एग्ज़ैक्टली। जी। कि ये हमास जैसा आतंकवादी संगठन उनके बीच में रह के फलता फूलता रहा, और वहां कोई आवाज उनके खिलाफ उठाने वाला नहीं है। तो ये हुँ, उनकी हुँ, हुँ। वीकनेस। जी। आप जिस बिल्डिंग में हैं, आपके बाजू वाली बिल्डिंग में इतने भयंकर किस्म के आतंकवादी हैं और अपनी सारी गतिविधियां चला रहे हैं। हुँ, हुँ। उस 14 लाख में से कोई 14 आदमी ऐसे नहीं निकल के आए जो कहें कि भाई आप ये हमारी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। तो ये उनकी बात है। और ये तो जो जिनकी बात की हमारे देश में जो तत्व हैं, ये तो देश में अस्थिरता पैदा करने का इनका एजेंडा है, या कुछ लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशन है। हुँ, हुँ। दैट्स ऑल। इनका भी मोदी जी कुछ इलाज करेंगे क्योंकि उनका आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस उनकी नीति है। हमेशा उन्होंने वैश्विक मंचों पे भी इस मुद्दे को उठाया है और ये जो इज़राइल की घटना है इसको लेकर के भी मतलब उनका सभी को पता है कि उनका अपना एक नज़रिया क्या है। सर आपने नजरिया है, बहुत कैपेबिलिटी भी है। देखिए कश्मीर में अगर आप देखें तो इतनी बड़ी भारी जो कमी आ गई है हुँ, हुँ। कश्मीर में, जो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद को समर्थन था, स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट थे, जी। वो कश्मीर में नहीं बल्कि कश्मीर से बाहर भी देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो अ, तांडव मचाते थे, उस पे हुँ, कितना, आई मीन टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट ये अंकुश लगा है। तो जहां तक मोदी सरकार की बात है, केवल इंटेंट ही नहीं, उनके केवल इरादे ही हों ऐसा नहीं है, इरादों के साथ में वो क्षमता भी है। तो उन्होंने लगाया है, वो बिल्कुल संभालेंगे जो भी चैलेंजेस आएंगे इस प्रकरण के बाद भी। सर आपने
मेरे शो एमबी स्पीक्स के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, टेक केयर। धन्यवाद, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।